हेलो स्टूडेंट, एग्ज़ाम स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज केमिकल रिएक्शन के बारे में आप सभी को बताना जा रहा हूँ। बोर्ड परीक्षा में जो हमारा पहला पार्ट है केमिकल रिएक्शन और जो इक्वेशंस है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं केमिकल जो इक्वेशन है। यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक जो सब्सटेंसेस हैं उनसे नए सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। और ये प्रक्रिया ऐसी होती है कि जो नया सब्सटेंस बनता है इससे किसी भी फिजिकल मेथड से दोबारा जो है रिवर्स नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो यह जो रिएक्शन है इसमें जो पदार्थ है इसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है, या इसका कलर चेंज हो जाता है, इसके टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, या गैस निकलती है। तो यह मेन प्रॉपर्टीज होती है किसी भी केमिकल रिएक्शंस की। तो इसके बाद हम देखते हैं कि डायग्राम में आपको दिखेगा कि यहाँ पे हम किसी लेड नाइट्रेट को यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, तो इससे एक गैस लेड नाइट्रेट है उसको हमने चेंज कर दिया है। यहाँ इसको जैसे हम गर्म करेंगे तो यह रिएक्ट होके जो है अन्य पदार्थों में चेंज हो जाता है। इसी तरह से ये परख नली है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो सब्सटेंस है उसका जो कलर है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, और बहुत ही बढ़िया पैटर्न यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें इस तरह का पैटर्न आता है और इस तरह से पदार्थ बदल जाता है। दूसरे इसमें जिंक सल्फेट है, इसको हम गर्म कर रहे हैं तो एक ब्लू फ्लेम ऊपर आप सभी को दिख रही होगी। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में ये कहने का मतलब है कि जो वो सब्सटेंस है वो नए सब्सटेंस बनता है और जो कि फिजिकली इरिवर्सिबल होता है, यानी कि उसको फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से AgNO3 और NaCl का जो हम रिएक्शन कराते हैं तो इससे भी सीधे एक नया प्रोडक्ट बनता है और जिसकी प्रॉपर्टीज मूल जो रिएक्टेंट है उससे बिल्कुल अलग होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस है हमारे जो डेली लाइफ है उसमें क्या कहाँ होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, बर्निंग ऑफ फ्यूल का जलना, इन सब में जो है डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस होती है। इन केमिकल रिएक्शन में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले जो रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी कि जिनको हम रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं इनको हम अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहते हैं। और इसके फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो जो एरो होता है उसके लेफ़्ट हैंड साइड में हम हमेशा कारकों को लिखते हैं तथा राइट हैंड साइड हम RHS में हम हमेशा उत्पाद को लिखते हैं। यहाँ पे रिएक्शन आप लोगों को दिख रही होगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? एयर से मिलती है, इसलिए एयर कोष्ठक में लिखा है। तो LHS में हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिखेंगे और प्रोडक्ट में हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखेंगे। यह जो रिएक्शन है यह एक कंप्लीट रिएक्शन बन जाती है और LHS में हम हमेशा रिएक्टेंट्स को लिखेंगे और RHS में हमेशा हम प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो इस तरह से आपने समझा एक रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। इसके बाद एक रिएक्शन में हम किस तरह से जो है जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम कैसे लिखेंगे। तो एक केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन। It involves use of symbols of substances of reactant and product in mention of their physical states.
जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसको रासायनिक समीकरण कहा जाता है। साथ में हम उसमें जो उनकी फिजिकल स्टेट है उसको भी लिखते हैं। जैसे हमारे पास कोई वस्तु जो है सॉलिड फॉर्म में है तो हम उसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट लिक्विड फॉर्म में है तो हम उसको स्मॉल एल से उसके बगल में लिख देंगे कोष्ठक के अंदर। गैसियस फॉर्म में है तो हम उस पर जी लिख देंगे। तो ये दिख रहा होगा आपको, जो सॉलिड है उसको हम स्मॉल एस से, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड है उसको स्मॉल एल से, तथा गैसियस फॉर्म में है उसको जी से, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तथा जो रिएक्टेंट हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है यानी कि वाटर के साथ है, यानी कि वाटर जिसमें सॉल्वेंट के रूप में यूज़ हुआ है उसको हम एक्वस फॉर्म यानी कि AQ के रूप में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारी केमिकल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आप सभी को ये ध्यान देना होगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। हमें पता है कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई वस्तु यानी कि ना तो द्रव्य नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं उनका द्रव्यमान प्रोडक्ट के द्रव्यमान के इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना अनिवार्य होता है। यहीं पर जैसे हमने कार्बन लिया और उसके साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई तो ये सीधे किसमें, प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो जितना हमने यहाँ पे रिएक्टेंट लिया उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करें। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है Fe + H2O = Fe2O3 + H2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो इसमें तत्व मतलब इसमें जो एलिमेंट यूज हुए हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन RHS में 3 है और LHS में 1 है। इसी तरह से हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। लेकिन हम सबसे पहले जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है उसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीजन है, इसको हम बैलेंस करेंगे तो H2O के साथ सीधे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3H2 हो जाएगा। लेकिन इससे जो हाइड्रोजन है उसकी संख्या अनबैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ H2 के साथ भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि 6 हाइड्रोजन RHS और LHS में 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो आयरन है वो 2 है तो यहाँ हम 2 आयरन लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे LHS = RHS हो रहा है, यानी कि इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है और जितने रिएक्टेंट की मात्रा हमने ली उतना ही प्रोडक्ट की मात्रा है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया जो है संतुलित हो गई, रासायनिक समीकरण संतुलित। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम बात करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से अभिकारक एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और इसमें हम देखेंगे जैसे A + B = AB बना रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेट हो रहा है यानी कि संयोजन हो रहा है। इसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन CO2 बना रहा है, H2 + O = H2O बना रहा है या H2O2 H2O2 बनाता है। तो इस तरह से जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो
डिकम्पोजिशन रिएक्शन है यह बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन की उलट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हमारे पास रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है। इसको जब हम हीट देते हैं तो यह दो प्रोडक्ट में जो है डिकम्पोज हो जाता है, तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करके कर सकते हैं तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऑफ लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो ये अलग अलग अवयवों में टूट जाता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके या बैटरी का यूज़ करके हम H2O को H2 और O में जो है डिकम्पोज कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन है। यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा आपको बैटरी का यूज़ करा है हमने। कैथोड और एनोड पे जो है H2 और O2 अलग अलग हो रहे हैं, तो एनोड पे O2 और कैथोड पे H2 निकल रहा है ऊपर, तो ये वाटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसी प्रकार जो है फोटोलाइसिस या प्रकाश की उपस्थिति में जो है हम AgCl का डिकम्पोजिशन करते हैं Ag+Cl पे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों ने समझा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किस प्रकार होती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आयरन और कॉपर सल्फेट है। इसके बाद हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से स्पष्ट है कि डिस्प्लेस होना, प्रतिस्थापित होना। तो यहाँ पर आयरन और कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे आयरन और कॉपर सल्फेट रिएक्शन करता है, तो यह कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। इसमें एक जो तत्व होता है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है दूसरे यौगिक के। इसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आयनों का भी डिस्प्लेसमेंट होता है। वहाँ पे सिंगल एलिमेंट दूसरे यौगिक से डिस्प्लेस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों यौगिकों से एक एक तत्व जो है डिस्प्लेस हो जाता है और दूसरे जो है प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे आयनों का भी एक्सचेंज हो रहा है, देख सकते हैं आप। BaCl2 है, BaSO4 बन रहा है, NaCl बन रहा है, Na2SO4, BaCl2 = BaSO4 + 2 NaCl। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जो आयनों का एक्सचेंज भी साथ साथ में हो रहा है, तो यह सीधे सीधे डबल डिस्प्लेसमेंट है। और इस तरह की जितनी भी रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट में आएगी। इसी तरह से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके जो है एक ऐसा उत्पाद बनाता है जो कि जल में अघुलनशील होता है, यानी कि नॉन वाटर सॉल्युबल होता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में पोटेशियम आयोडाइड जो है इसका येलो पीपीटी मिलता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो इस तरह से आपने देखा है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किस प्रकार से जो है होती है। अब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। तो रिडॉक्स रिएक्शन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलती है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। तो किसी भी तत्व के साथ या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, इसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और जो आपके सिलेबस में है ये यहीं तक है कि ऑक्सीजन का जुड़ना जो है ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन या अपचयन कहलाता है। तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन = दोनों साथ साथ चल रही है, तो ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं। और डेली लाइफ में रिडॉक्स रिएक्शन के जो है बहुत सारे एग्जांपल हैं। श्वसन है, रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं, या भोजन का पाचन है, ये सारी रिडॉक्स रिएक्शन के उदाहरण हैं। तो ये आपको आसानी से एग्जामिनेशन हॉल में याद रखना है। साथ में अब कुछ एग्जांपल हैं ऑक्सीडेशन के जो डेली लाइफ में होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि कराजन है। डेली लाइफ में आप देखेंगे कि जो आयरन है उस पर
भूरा कलर चढ़ जाता है, जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, तो सिल्वर के ऊपर जो है ब्लैक कोटिंग हो जाती है। इसी तरह से जो कॉपर है उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण हैं किसके? ये सारे उदाहरण हैं कराजन के। तो कराजन डेली लाइफ में एक ऑक्सीडेशन का एक उदाहरण है, और इसको कराजन से धातुओं की सुरक्षा के लिए हम पेंट करते हैं, वार्निश करते हैं, इससे हम इसको सुरक्षा। तो जो कराजन है यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस टॉपिक को जो है क्लियरली आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, पर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। साथ ही एक टर्म और आता है इसमें, जिसको रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता। जब हम जो फैट युक्त भोज्य पदार्थ हैं उसको हवा में छोड़ देते हैं तो वह ऑक्सीकृत हो जाता है, और उसमें उसका जो टेस्ट और जो उसकी स्मेल है वो बिल्कुल विकृत हो जाती है, और जो खाने योग्य नहीं रह जाती है, जिसको विकृत गंधिता कहते हैं। तो यह विकृत गंधिता जो है इसकी वजह से हमारा खाना जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम एयर टाइट कंटेनरों में भोज्य पदार्थों को रखते हैं। साथ ही हम ऐसी रेंसिडिटी से बचने के लिए जो है प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। अब एक रिएक्शन और है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें एनर्जी या ऊष्मा लिबरेट होती हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन CO2 बनाता है, तो इसमें क्या हो रहा है, कोल जब जलता है तो इसमें हीट निकलती है। इसी तरह से जो मीथेन गैस है उसका जब दहन होता है तो इससे हीट निकलती है। इसी तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा श्वसन के दौरान जब ग्लूकोज का दहन होता है तो उसमें ऊष्मा निकलती है। तो ये सारी जो एग्जांपल हैं एक्सोथर्मिक के हैं। लेकिन वह रिएक्शन जिसमें ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि रिएक्शन को संपादित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करने पर चूना और CO2 निकलता है। इसी तरह से जो है थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि 2AgCl को हम लाइट की उपस्थिति में इसको डिकम्पोज करने के लिए 2Ag+Cl। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इन अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इन्हें एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो बच्चों, परीक्षा हॉल में जाते समय जो की पॉइंट्स है उनको याद रखिए।